जीएसटी या तो इनकम टैक्स या तो कोई भी डिपार्ट ऑफ द ब्यूरोक्रेसी यदि बात करें तो उसमें क्या होता है, एक मिसकंसेप्शन बना है लोगों का कि इसमें ये होता है। कि आपकी प्रिपरेशन आपके लाइफ के एक पार्ट है, उसको एज अ पार्ट की तरह लीजिए। डेडिकेटेड रहिए, अच्छे से पढ़िए, 6 घंटे पढ़िए, लेकिन फैमिली से कनेक्टेड रहिए। तो कभी आपको ऐसा लगा कि मतलब जिस समय आप तैयारी कर रहे हैं आपके पास भी डिस्ट्रैक्शन आया कि मेरे को ये नहीं करना, मेरे को ये करना है, नहीं ये नहीं करना, मेरे को ये करना है। कई सारे वहाँ पे आपके पास दिखते होंगे कि मेरे को ये करना है, इसमें मैं बेहतर कर सकता हूँ। सोशल मीडिया पे क्या है कि किसी ने कोई भी रील डाल दिया, आपका डेली लाइफ है, ठीक है, आप उसमें किसी के लाइफ का 10 सेकंड का क्लिप काट के उस पर लगा दे रहे हो। उस उतने लाइफ से वो बच्चा जज कर ले रहा है कि पूरी लाइफ इसकी ऐसी होगी। कि यूपी या बिहार में ये गवर्नमेंट जॉब का ज़्यादा बड़ा रोल होता है लाइफ में। जिनका मैथ्स और इंग्लिश ज़्यादा स्ट्रांग है तो उनको इन दोनों में काफ़ी आसानी मिल जाती थी। नमस्ते दोस्तों, आप लोगों को फिर से हमारे चैनल में स्वागत है। आज हमारे साथ जुड़ने वाले हैं मनीष उपाध्याय, जो करंटली जीएसटी इंस्पेक्टर है इन सूरत, और आज वो अपने जीवन के कुछ पहलू को साझा करने वाले हैं जिनसे आप इंस्पायर होकर कई सारे एग्जाम को भी क्रैक कर सकते हैं। लाइक आप यदि सीजीएल करंट में तैयारी कर रहे हैं या तो सीएचएसएल या एनी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन, आप यहाँ के कुछ टिप्स सीख के आप अपने लाइफ में फॉलो करके आप आराम से क्रैक कर सकते हैं। तो आप मेरे साथ बने रहिए एंड द वीडियो, और यदि आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस तरीके के हेल्पिंग टिप्स आपके पास आते रहेंगे। और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंचे। हेलो सर, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप कुछ अपने बारे में बताइए। जैसा कि मैं फ़िलहाल जीएसटी में, सेंट्रल जीएसटी में कार्यरत हूँ। मेरा नाम मनीष उपाध्याय है और मैंने ये एसएससी सीजीएल नाम की एग्जामिनेशन होती है जिसके थ्रू मेरा सिलेक्शन 2023 में हुआ था। अप्रैल मंथ में मैंने यहाँ पे बड़ोदरा में ज्वाइन किया था। अभी फ़िलहाल मैं बेसू में पोस्टेड हूँ। बेसिकली सर, आपने जिस समय एग्ज़ाम दिया तो ये फर्स्ट अटेम्प्ट पे आपका क्लियर था या लगभग 2 या 3? नहीं, ये मेरा सीरियसली सेकंड अटेम्प्ट था। ओके मैंने 3 अटेम्प्ट दिए थे, जिसमें से एक अटेम्प्ट मुझको बीच में ही स्किप करना पड़ गया था ओके ओके ड्यू टू सम फैमिली प्रॉब्लम थी। उसके बाद लॉकडाउन लगा हुआ था ओके और उस दौरान मेरी एक नई ज्वाइनिंग हो गई थी सीएचएसएल एग्जामिनेशन के थ्रू जो होती है पोस्टल असिस्टेंट की। मैंने वहाँ पे ज्वाइन कर लिया था। फिर उस दौरान थोड़ी फैमिली इशू और थोड़ा वर्कलोड सब के चलते मुझको स्किप करना पड़ा। मुझे प्रिपरेशन उस लायक दिखी नहीं। उसके बाद फिर मैंने दूसरा अटेम्प्ट अपना जो सीरियसली दिया था वो 2023 सीजीएल के एग्जामिनेशन के थ्रू दिया था। बट सर, आप बेसिकली यूपी से सिचुएटेड हैं, तो गुजरात तक आने का सफ़र कैसा हुआ? गुजरात तक क्योंकि वहाँ भी कई सारे ऐसे वैकेंसी है जहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हैं, बट फाइनली गुजरात ही क्यों? गुजरात का ऐसे रहा कि जैसे जब मैंने एसएससी सीजीएल की प्रिपरेशन स्टार्ट की थी तो मैंने सबसे पहले उसका देखा था इसमें क्या क्या जॉब प्रोफाइल्स है। ओके तो उसमें मुझको सबसे ज़्यादा जो लगा कि मेरे लिए बेटर पड़ेगा, मेरे इंटरेस्ट से जो मैच करता है, वो मुझे सीजीएसटी इंस्पेक्टर की पोस्ट लगी थी। क्योंकि उसमें क्या है कि जॉब काफ़ी डायनेमिक्स है, वो चेंज होता रहता है, आपको कभी मोनोटोनस नहीं लगेगा जॉब। तो इसलिए मैंने उसे चुना। और आप जैसा देखेंगे 2023 एग्जामिनेशन में तो उस एरिया में यूपी और बिहार साइड वैकेंसीज थी नहीं, तो मैंने पहला प्रेफरेंस दिल्ली, उसके बाद मैंने गुजरात ऑप्ट कर दिया तो था। इससे पहले आप दिल्ली में मतलब वर्क नहीं, कर दिल्ली चुके हैं? नहीं, मैं दिल्ली में नहीं था। मैं दिल्ली प्रेफरेंस डाला हुआ था पहला, और सेकंड गुजरात का, तो गुजरात मिल गया था। तो सर अभी जैसे आप एसएससी के बारे में कुछ बता सकते हैं, क्योंकि आप उसके थ्रू ही सिलेक्शन लिए हैं, तो आपके पास कुछ आइडिया होगा फॉर ऑडियंस। एसएससी बेसिकली ग्रेजुएट लेवल का एग्जामिनेशन होता है। तो एसएससी जैसे मैंने सुना है मतलब सीएचएसएल भी वो करवाता है ना? हाँ हाँ एसएससी एक संस्था है। हाँ ये बेसिकली दोनों 12th पास कई एग्जामिनेशन है जो 10th पास और ग्रेजुएट लेवल का भी एग्जाम कराती ओके है। जो इंस्पेक्टर्स पोस्ट होते हैं वो एसएससी सीजीएल के माध्यम से वो कंडक्ट कराती है। राइट। एसएससी सीजीएल एग्जामिनेशन में आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, किसी भी स्ट्रीम से हो। उसमें ऐसा कोई नहीं है कि परसेंटेज आपका इतना चाहिए इतना चाहिए। बेसिक आपका ग्रेजुएशन हो, उसके बाद इसका एग्जामिनेशन होते हैं। 3 टायर में पहले होते थे, अभी तो फिलहाल इन्होंने 2 टायर में कर दिया है, टायर 1 टायर 2। उसमें क्या होते हैं, बेसिक सब्जेक्ट आपके मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, जीएस आते हैं। अभी तो कंप्यूटर ऐड कर दिया है सेकेंड स्टेज में, तो ऑलमोस्ट यही रहता है बस ग्रेजुएशन हो। बाकी जो अंडर ग्रेजुएट होते हैं उनका भी सीएसएल, एमटीएस और जीडी वगैरह के एग्ज़ाम होते हैं, लेकिन ऑलमोस्ट पैटर्न सबके सेम होते हैं। जैसे सीएसएल और सीजीएल का भी लगभग ऑलमोस्ट सेम ही है। इस तरीके से यदि देखा जाए, मतलब पिछले साल और इस साल, पिछले साल कम वैकेंसी थी
और कट ऑफ कम गए थे। इस बार ज़्यादा वैकेंसी है और कट ऑफ बहुत हाई गया है। इसके बारे में कुछ बता सकते हैं आप? बिल्कुल, कट ऑफ एक्चुअली डिसाइड होते हैं काफ़ी सारे पहलुओं पे कि उस साल पेपर का लेवल कैसे था, वैकेंसी कैसे थी, और पेपर के जो लेवल होते हैं उनमें वेरिएशन कितना है, क्योंकि एसएससी फिलहाल नॉर्मलाइजेशन फॉलो कर रही है। तो इस बार का जो पिछली बार वैसे कट ऑफ इतना ज़्यादा नहीं गया, पिछली बार भी 150 कट ऑफ था 2023 एग्जामिनेशन का भी, इस बार 153 गया है आई थिंक। तो ज़्यादा तो गया है, मतलब एक हिसाब से वैकेंसी ऑलमोस्ट डबल ज़्यादा थी, तो थोड़ी डाउन तो होनी चाहिए थी, लेकिन उसमें फैक्टर आ जाता है कि पेपर का लेवल कैसा था। राइट। और अभी फ़िलहाल इन्होंने मार्क्स रिलीज़ नहीं किए हैं, तो मार्क्स रिलीज़ होने के बाद ही क्लियर कट आइडिया लग पाएगा ऐसा क्यों गया, क्योंकि कभी कभी होता है कि कोई एक शिफ्ट बहुत हार्ड है, सेकेंड शिफ्ट ईजी है, तो नॉर्मलाइजेशन काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। तो हम लोगों को तभी वो पता चल पाएगा एग्जैक्टली कट ऑफ ज़्यादा है, बच्चों के मार्क्स ज़्यादा बढ़े हैं, किसी किसी शिफ्ट में, किसी किसी में काफ़ी ईजी थे तो नहीं बढ़े हैं। तो ये आइडिया मार्क्स आने के बाद ही लग पाएगा। बाकी जब से टीसीएस कंडक्ट कराने लगा है एग्जामिनेशन, तब से थोड़ा पेपर का लेवल भी स्लाइटली ईजी हो गया है। ओके, एज कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर यदि देखें तो पेपर काफ़ी मतलब ईजी हो रहा है, क्योंकि पहले के पेपर थोड़ा कम मतलब कट ऑफ कम आते थे, बट पेपर के लेवल बहुत हाई होता था। मेरा इसमें ये टेक है कि पहले के जो एग्जामिनेशन थे थोड़ा एनालिटिकल बेस के थे, राइट। तो उनमें कॉन्सेप्चुअल थिंग्स ज़्यादा थी। अभी क्या है, थोड़ा कैलकुलेशन पे जोर दे रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कोई ड्रास्टिक इजी चेंज ऐसा आ गया है। थोड़ा 2017 का एग्जामिनेशन जो था वो अपने पीक पे था, जो टफनेस लेवल जैसा मुझे लगा था, मैंने जो प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व किए हैं। अभी फ़िलहाल का जो लगा है उससे स्लाइटली डाउन है, ऐसा नहीं है कि बहुत ड्रास्टिक चेंज है, 19-20 का ही फ़र्क है। बाकी कॉम्पिटिशन लेवल भी बढ़ता रहता है, और बच्चों के पास अब क्या है कि अगर आप उस टाइम से कंपेयर करोगे तो अब कंटेंट की अफोर्डेबिलिटी भी कम हो गई, मतलब काफ़ी चीप प्राइजेज में अफोर्ड कर सकते हैं, और अवेलेबिलिटी भी काफ़ी ज़्यादा ही बढ़ गई है। तो ये भी एक बड़ा फैक्टर होता है कि लोग अवेयर हैं, कंटेंट उनके पास अवेलेबल है, अफोर्ड कर सकते हैं ईजिली। तो डे बाय डे वो कॉम्पिटिशन और कट ऑफ वो भी बढ़ने का वो रहता है। जैसे सर प्री में नॉर्मल तो कट ऑफ जाते ही हैं, बट मेंस में मिनिमम कट ऑफ कितनी जाने चाहिए, या तो कितनी मतलब स्कोरिंग होना चाहिए जिससे अच्छे पोस्ट मिल सके? ऐसा आप प्रेडिक्ट नहीं कर पाएंगे, ईयर पर ईयर जैसे एक होता है ना बढ़ता कि जाता मतलब आप है। यदि सीजीएल में हायर स्कोर कर रहे हैं तो आपको अच्छे पोस्ट मिल सकते हैं। ऑन एवरेज देखा जाए तो अगर आप 310 320 ओके, के बीच में पा रहे हैं तो तो आपको मोर अच्छी देन पोस्ट चांसेस मिल होते हैं सकती आपको है। अच्छे पोस्ट मिल जाएंगे। लेकिन अब उसमें ये है कि आपको उस पर्टिकुलर ईयर का देखना पड़ेगा, क्या पेपर का लेवल, क्या कट ऑफ था। ऐसा अगर मार्क्स में आप पा रहे हैं 300 तक, राइट। तो डिमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है। वैसे भी डिमोटिवेट नहीं होना है, क्योंकि अल्टीमेटली पेपर का मकसद होता है कि आपके अंदर जो कमियां हैं उनको आप वहाँ पे पहले ही पकड़ पाएँ, उनको सुधार पाएँ, ना कि इतना जज करने की ज़रूरत होती नहीं है। सर जैसे डीमोटिवेशन के बाद मेरे को एक चीज़ याद आया कि आज के जो बच्चे अभी इतनी हाई कट ऑफ जाने के बाद, कई बच्चे जो तैयारी कर रहे थे पिछले 6 महीने या 1 साल से, जिनके जो मतलब एवरेज बच्चे हैं वो अच्छे नहीं कर पा रहे हैं, अब तो वो डीमोटिवेटेड होंगे और वो पक्का छोड़ ही देंगे जहाँ तक। तो मतलब वैसे बच्चों के लिए क्या मतलब आप सजेस्ट करना चाहें जो एक मोटिवेटेड रहे, एक इंस्पायर रहे कि मेरे को ये चीज़ करना ही करना है? क्योंकि बच्चे छोड़ देते हैं ये सारे, जैसे हायर कट ऑफ जाने के बाद या तो कुछ और भी मतलब दिक्कतें आने के बाद वो छोड़ना स्टार्ट करते हैं। उनके लिए क्या सजेस्ट करना चाहेंगे आप? पहले तो मैं उनको ये कहूँगा कि आप जैसे बहुत कट ऑफ ज़्यादा जा रहा है, राइट। तो पहले एक बार मार्क्स आ जाने दीजिए, आप देख लीजिए ओके। क्या कैसे है। हाँ। आप उसमें अपने मार्क्स चेक कर लीजिए कितने आगे पीछे हैं। ये सब जो बेसिक चीज थिंग्स होती हैं कि आपका इंटरेस्ट कैसा क्या है। दूसरा, मोटिवेशन आने का रीज़न आपका सीधा होगा कि आपका ये तैयारी करने का मोटिव था क्या। ओके। वो आपका एनीथिंग हो सकता है, मनी, पावर, फैमिली। तो आपका क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है। अगर वो क्लैरिटी नहीं है, आपने ऐसे ही कोई रील देख के कहीं पे कुछ दिखा आपको हाँ। और आप वहाँ से आ गए अफेक्ट होके, तो ये क्या दिखा दिया किसी ने, आपने कौन सी रील देख ली तड़क भड़क, उस बेस पे आ रहे हो, तो डिमोटिवेट होने के चांस काफ़ी रहते हैं। आपको देखना पड़ेगा आपका मोटिवेशन का, आपका शुरुआत करने का रीज़न क्या था। कोई पोस्ट आपको पसंद थी, आपको लगता है इसमें इंटरेस्ट है, आप इसमें ज़्यादा योगदान दे पाओगे, फैमिली रीज़न है, आपका जो भी रीज़न हो, आपको लगता है आप काफ़ी ग्रामीण परिवेश से आ रहे हो, आपको गवर्नमेंट जॉब करनी है, एक डिसेंट सैलरी मिले, वो भी एक रीज़न हो सकता है। लेकिन आपका अपना खुद का रीज़न होना चाहिए। वो अगर आपका क्लियर होगा तो उतना आप डिमोटिवेट होगे नहीं कि आपको छोड़ना पड़ जाए। दूसरा, आप अपना खुद को जज करिए कि आपका इसमें इंटरेस्ट बन रहा है कि नहीं, आप इसमें ज़्यादा बेटर कर पाओगे या किसी अन्य फील्ड में। ऐसा कुछ रीज़न है, इस तरह से डिसाइड कीजिए। कट ऑफ देख के आपको छोड़ने का डिसाइड करना नहीं चाहिए।
आप कट ऑफ को देखिए, अपने मार्क्स को एनालिसिस करिए, रीथिंक करिए कि आपका जो रीजन है वो सच में स्ट्रांग है, देन कंटिन्यू करिए, उसमें कोई ऐसा नहीं है, हो जाएगा इजीली। ओके सर, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ना जो लास्ट 6 मंथ भी तैयारी करके बहुत अच्छे परफॉर्म कर लेते हैं। उनका मतलब कुछ, जैसे आपने भी क्रैक किए होंगे तो लगभग आपने भी वो मतलब स्ट्रगल किए होंगे, आप वो मेहनत किए होंगे, तो आप अपने स्ट्रगल को कुछ ऑडियंस को बताना चाहेंगे? मेरा स्ट्रगल एज सच एकेडमिक्स लेवल पे मैंने गांव ओके। से रह के पढ़ाई की थी। अच्छा अच्छा। तो उसके बाद मुझे उतना आया नहीं। उसका रीज़न था कि मेरे बड़े भैया थे, वो भी इसी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे थे, तो मुझे वो बेसिक गाइडेंस मिलता अच्छा गया। ओके। उसके बाद क्या था, घर से जाना ही मेन स्ट्रगल था कि घर से बाहर जाने का, वही मेन स्ट्रगल होता है जो गांव में रहते हैं। क्योंकि वहाँ पे कुछ ना कुछ लगता है कि अवेलेबिलिटी का सीन हो या कुछ भी डिस्टरबेंस हो घर में, क्योंकि जॉइंट फैमिली हो ही जाता है। फिर बाहर जाने का रहा, फिर बाहर गया तो मैंने कोचिंग ज्वाइन कर ली थी। वो कोचिंग एक परिवार की तरह कोचिंग था, जो अपने बच्चों का ख्याल रखते थे किसी भी लेवल पे, वो चाहे फाइनेंशियल लेवल हो, एनीथिंग। तो वहाँ पे दिशा करियर इंस्टीट्यूट नाम की एक संस्था थी। अगर आपको कभी, जैसे मेरा भी था, अभी कोई फाइनेंशियली दिक्कत हो तो उन्होंने आपको अफोर्ड करवा देते हैं कि आपकी हेल्प कर फ़ीस माफ़ देते कर थे। देंगे, और आपके मार्क्स के ऊपर टोटल डिपेंड करता है। अगर बच्चे मेहनत करने वाले हैं तो फुली सपोर्ट करते थे। वहाँ से बेसिक तैयारी हो गई थी। वहाँ से बेसिक तैयारी होने के बाद फिर मैंने एसएससी सीएसएल का एग्ज़ाम होता है, सीएसएल का एग्ज़ाम मैंने दिया, वो मेरा निकल गया। फिर मैंने पोस्टल असिस्टेंट ज्वाइन कर लिया। ओके। उसके बाद मुझको थोड़ा स्ट्रगल लगा इसमें, मतलब तैयारी करने में, क्योंकि एक पहली पहली जॉब होती है तो थोड़ा सा हाथ में वो खुद की इनकम आने लगती है, तो थोड़ा सा वो फ्लक्चुएट थोड़ा होना। सा डिस्ट्रैक्शन भी उस टाइम पे थोड़ा मेरे लाइफ में आया, और अदर्स रीजन की वजह से भी, और थोड़ा वहाँ सा लो फेज गया मैं पढ़ाई के हिसाब से, प्रिपरेशन के हिसाब से। तो उस चक्कर में मैंने आपको बताया भी, एक अटेम्प्ट भी स्किप हुआ उन सब चीज़ों को लेकर के। ये था स्ट्रगल। उसके बाद फिर साउथ जाना हुआ। वहाँ पे मैंने एक सीजल दिया हुआ था जो उसके पहले, उसमें मेरा टैक्स असिस्टेंट के पद पर नियुक्ति हो गई थी चेन्नई में, कोयम्बटूर पे। उस समय एक डिस्क्रिप्टिव का पेपर आता था, तो मुझको आशा थी कि मेरे मार्क्स आ जाएंगे, लेकिन उसमें क्या था, मार्क्स कम आ गए। तो मुझको चांसेस था कि नॉर्थ में मिल जाएगा, लेकिन साउथ जाना पड़ा। फिर वहाँ का भी एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा। उसके बाद फिर यहाँ आपसे मुलाकात हुई। सर एक चीज़ और, अ, जैसे पहले की पेपर जो पैटर्न होती थी, अभी के पेपर पैटर्न से बिल्कुल ही अलग है। पहले जैसे देखा जाए तो पहले मैथ्स और इंग्लिश ही होता था मेंस के लिए। प्री में 4 तो आते थे, लेकिन इस बार प्री भी 4 सब्जेक्ट के देने पड़ रहे हैं और मेंस भी देने पड़ रहे हैं। तो बच्चे मतलब एक तरह से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं कि भाई करूँ तो करूँ कैसे? क्योंकि और मतलब एक तरह से सिमिलर हो सकता है कि अब प्री जो तैयारी कर रहे हैं वो मतलब मेंस के लिए भी तैयारी कर सकते हैं उसी दौरान जिसमें वो प्री की तैयारी कर रहे हैं। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है आपका। हाँ। पहले क्या होता था कि मैथ और इंग्लिश के 200-200 मार्क्स से हाँ, क्वेश्चन राइट। आते थे, और प्रीलिम्स का अपना जैसे अभी चल रहा है वैसे ही अभी चलता था। चलता था। तो उसमें क्या होता था कि जिनका मैथ्स और इंग्लिश ज़्यादा स्ट्रांग है, ओके। फॉर एग्जांपल जो मान लीजिए कि इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हैं, हाँ, राइट। तो उनको इन दोनों में काफ़ी आसानी मिल जाती थी, इजीली क्रैक कर लेते थे। अभी का जो पैटर्न है वो, अब जो आर्ट्स ग्रुप के भी हैं, बायो से भी हैं, अगर अपने एकेडमिक्स में उतना स्ट्रांग नहीं था उनका, एकेडमिक्स की जो पढ़ाई थी, फिर भी उनको अब थोड़ी सी आसानी रहती है। और अभी का पैटर्न में क्या है, जो चारों चीज़ प्री में है वो भी चारों चीज़ मेंस में इंक्लूड है। हाँ, include है। एक उसमें इंक्लूड कर दिया गया है कंप्यूटर। तो अभी आप अगर फिलहाल पूछोगे तो प्री और मेंस की तैयारी अभी साथ ही चलती है। पहले आप अलग अलग भी कर सकते थे कि थोड़ा सा लेवल बढ़ना पड़ता है मेंस में, लेकिन अभी का क्या सीन है कि ऑलमोस्ट चारों सेम हो गए हैं। 4 सब्जेक्ट उधर 4 इधर, क्वेश्चन के थोड़े से कंपोजिशन डिफरेंट हैं, लेकिन ऑलमोस्ट सेम हो गए हैं। वहाँ 25 क्वेश्चन मैथ के, यहाँ 30 क्वेश्चन मैथ के, 25 राइट, क्वेश्चन हाँ। रीजनिंग के, 30 30 क्वेश्चन रीजनिंग क्वेश्चन के, ऐसे 45 क्वेश्चन इंग्लिश के हो गए, वहाँ 25 थे। तो अब स्लाइटली ये है कि आपका तैयारी दोनों साथ ही होगा, उसमें कोई भी अंतर होने वाला नहीं है। आप दोनों की साथ में तैयारी कीजिए और मॉक्स दीजिए प्रीलिम्स का, मेंस के टाइम पे मेंस का मॉक दीजिए। पहले भी दे पा रहे हैं तो इससे बेटर। मूक से आधा है, जैसे बच्चे ना ऑफलाइन मूक भी लगाते हैं, जैसे कोचिंग कोई ऑफलाइन कोचिंग सेंटर ज्वाइन किए वहाँ पे, या तो कुछ बच्चे जो ऑनलाइन लगाते हैं। तो मतलब कितना लगाना चाहिए बच्चे, मतलब ऐसे ना डर के भाई मेरे पेपर में क्या आ सकता है, तो इतने सारे मॉक लगाते हैं कि मत ही पूछिए। तो मतलब उसमें कुछ लिमिटेड सोर्स ऑफ कंटेंट यदि मिल जाए, या तो लिमिटेड हमारे पास कुछ सोर्स मिले, या तो लिमिटेड हमें मॉक टेस्ट देने चाहिए,
इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? कंटेंट आप में आपके लिमिटेशन होना चाहिए कि कंटेंट Okay, लिमिटेड हो। content मॉक्स limitation. में आपको नहीं होना चाहिए, मॉक्स में बदलना नहीं चाहिए। जैसे ही आपको लग जाए कि एक लेवल ऑफ प्रिपरेशन आपकी हो गई है, फिलहाल जैसे प्री का आप दे रहे हो, आप पहला मॉक दिए 70-80 मार्क्स आ गए आपके, फिर आपको कंटिन्यू कर देना चाहिए। आप वीकली 1 दे रहे हो, फिर वीक में 2 दे रहे हो, फिर 3 दे रहे हो। जैसे जैसे पेपर नज़दीक आ रहे हैं, आपके मार्क्स भी इंक्रीज मान लीजिए हो गए हैं, तो मार्क्स का जो फ्रीक्वेंसी है बढ़ाते चले जाइए, क्योंकि मार्क्स को आप लिमिट नहीं कर सकते हो। अल्टीमेटली भैया आपको दिखाता है कि आपने जो प्रिपेयर किया है उसको आप एग्जीक्यूशन में ला सकते हो कि नहीं ला सकते हो। उस टाइम पे उसके जो क्वेश्चंस आपके अटक रहे हैं उसको आप सेव करके रख लोगे। तो मार्क्स के लिए तो लिमिट नहीं है। हाँ, मिनिमम क्राइटेरिया उसमें आप देख सकते हो कि 30-30 मार्क्स तो प्री और मेंस के देने ही चाहिए, Right. मुझको जो लगता है। बाकी उसमें आप लिमिट मत करिए कि कितना देना है, उसको आप जब तक एग्जाम हो जाए देते रहिए। और जैसे आपकी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाए चारों सब्जेक्ट की, तुरंत ही आप स्टार्ट कर दिए। तो मॉक्स में आपको लिमिटेशन नहीं रखना है, मॉक को लिमिट मत कीजिए, कंटेंट को लिमिट रखिए। क्योंकि अभी फिलहाल क्या है, ऑनलाइन आ गया है, तो कंटेंट काफ़ी ज़्यादा अवेलेबल हो गए हैं। तो वहाँ आपको एक डिसाइड करना चाहिए कि आपके पास अगर आपको लगता है 10-15 टीचर्स है, उसमें 2-3 आप शॉर्ट लिस्ट कर लीजिए, कि उनके डेमो वीडियोस देख लीजिए कौन से बेटर आपको लग रहे हैं, फिर उस पर स्टिक कर ले चले जाइए। और जहाँ मॉक्स की आपने पूछा था ऑनलाइन या ऑफलाइन, अभी के लिए फ़िलहाल मुझे जो लग रहा है ऑनलाइन मॉक्स ही चल रहे हैं। Okay. क्योंकि पहले ऑफलाइन चलते थे, मैं भी ऑफलाइन दिया हूँ, कोचिंग्स के मैंने दिए थे। आपके कोचिंग्स के मॉक्स हैं तो इट्स अप टू यू कि आपको कैसा लग रहा है, लेवल कैसा है वो आप डिसाइड कर पाओगे, क्योंकि कोचिंग का डिसाइड ऐसे कोई अन्य पर्सन बता नहीं सकता है। ऑनलाइन का जहाँ तक मुझे पता है तो ऑनलाइन ज़्यादा मुझको बेटर लगा है अभी तक। जैसे टेक्स्ट बुक, ऑली बोर्ड, इन सब के मॉक्स होते हैं, उसमें पूरे टाइम लाइन वगैरह भी होते हैं, तो बच्चे मतलब टाइम से कर पाते हैं ज़्यादातर। एनालिसिस भी उसका काफ़ी सही एनालिसिस होता भी है। अच्छा होता है। लार्ज नंबर आप ग्रुप दे रहा है उस एग्जाम को, तो आप गेस कर सकते हो कि मेरी परसेंटाइल कहाँ है, मैं कहाँ स्टैंड कर रहा हूँ, मेरी वीकनेस कहाँ पे आ रही है। पूरा आप एनालिसिस उसमें कर सकते हो। क्वेश्चंस को बाद में बुक मार्क करके देख लियो, सेव करके देख सकते हो ऐप में। क्योंकि फिलहाल आप बाहर जा रहे हो, मोबाइल फ़ोन आपके हाथ में, ट्रेवल कर रहे हो, क्वेश्चन स्क्रॉल करके आप उसमें देख सकते हो। नोट्स हमेशा कैरी आप करोगे नहीं, तो इस चीज़ की आसानी होती है। और टीचर्स अच्छे वो मॉक बनाते हैं, Right. ऑफलाइन भी अच्छे होते होंगे हमसे, लेकिन अब वो कोचिंग टू कोचिंग डिपेंड कर जाएगा कि आप कहाँ से हो, उसको कोई ऐसे बता नहीं पाएगा। तो ऑनलाइन तो आपको देना ही पड़ेगा, पेपर भी ऑनलाइन ही कंडक्ट कराता है हाँ, एसएससी, राइट तो बेटर है, ऑनलाइन ही देना बेटर है। सर। और यदि मैं बात करूं ऑनलाइन और ऑफलाइन, कई बच्चे जो घर से पढ़ाई कर रहे हो बेसिकली ऑनलाइन कर लेते हैं। लगभग उसमें से 5 से 6% ऐसे लोग हैं जो ऑनलाइन फुलफिल हो पाते हैं कि मैं पढ़ के क्रैक करूं, और मोस्टली तो ऑफलाइन वाले होते हैं। तो इसके बारे में हम क्या मतलब आइडिया सजेस्ट करना चाहते हैं, जो ऑनलाइन पढ़ते हैं और ऑफलाइन पढ़ते हैं, ये दोनों में कुछ ना कुछ डिफरेंस होता ही है। इसके बारे में कुछ आप बताइए। अभी तो फिलहाल जो ट्रेंड चल रहा है, बच्चे काफ़ी ज़्यादा स्विच कर गए हैं ऑनलाइन की तरफ। ओके। पहले ऑफलाइन का मेन होता था, तो अभी कंटेंट भी उनको ऑनलाइन ही काफ़ी ज़्यादा मिल रहा है। और क्या होता है, टाइमली आपको मिल जाता है। जैसे पेपर अभी क्या हुआ कि आई थिंक CSL मेंस का एग्ज़ाम हुआ है। अब आप ऑफलाइन कोई स्कोर निकालेगा, प्रिंट करेगा, उससे पहले आपको नेक्स्ट डे आज आंसर किया है, आज ही तुरंत विदिन 1 मिनट आपको Within 1 minute पूरी analysis मिल जाती है। एक 2 घंटे में वो टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज पूरा क्वेश्चन निकाल देते हैं। तो अभी तो आपको बिना ऑनलाइन की प्रिपरेशन काफ़ी डिफिकल्ट होगी, ऑनलाइन का आपको सहारा लेना ही पड़ जाएगा। बात आई ऑफलाइन की, आपकी मिक्स होनी चाहिए पढ़ाई ऑनलाइन ऑफलाइन। जैसे आपका बुक्स हो गया, ई बुक पे मत स्टिक रहिए, क्योंकि ज़्यादा स्क्रीन टाइम E-book आपका पे, हाँ। होगा तो सर दर्द हो रहा है, आँख में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कई सारे मेडिकल इश्यूज भी आ सकते तो हैं। मेडिकल इशू ना भी है, तभी स्ट्रेस जनरेट करता है, ज़्यादा स्क्रीन टाइम आपके ऊपर है। तो बेटर ये रहेगा कि आप जो बुक्स हैं उनको ई बुक ना करके आप प्रिंट निकलवा के बुक्स के थ्रू पढ़िए, क्योंकि आपका ऑनलाइन कंटेंट पढ़ना ही पढ़ना है। पढ़ जाता है, आप किसी को ना पढ़ना पड़े, मुझे तो पढ़ना ही पड़ गया था, तो पढ़ना पड़ जाता है। तो इसके लिए क्या है, ऑनलाइन का आपको समावेश अपने प्रिपरेशन में करना ही करना है। तो उसके लिए आपको ऑनलाइन देखना ही पड़ेगा। ऑफलाइन में मतलब ठीक है, ऑफलाइन दोनों मिक्स करिए, रखिए। बुक्स का क्या है, ऑफलाइन कर लीजिए, बाकी सारा ऑनलाइन लेक्चर हो गया, आप अटेंड करोगे ऑनलाइन। टेलीग्राम से काफ़ी अच्छे अच्छे ग्रुप्स हैं, जैसे द पंडित से ओके। ये कराते हैं, आपके मेंटरशिप प्रोग्राम कराते हैं, तो इनको आप ज्वाइन कर सकते हो। शुभम जैन सर के काफ़ी PDFs अवेल कराते हैं, क्यू मैथ से भी अपडेट आपको देते रहते हैं, एग्जाम का क्या कैसे चल रहा है, नए नए क्वेश्चन के ट्रेंड जो हैं वो भी उस पर मिलते रहते हैं। और 1-2 टेलीग्राम चैनल हैं जो आपकी कुछ प्रिपरेशन भी कराते हैं। जैसे मैंने उस टाइम पे एक टेलीग्राम चैनल था अंग्रेजी माध्यम करके आई थिंक, तो उसका क्लोज टेस्ट आते थे, उसके पैसे जाते थे। ओके। उसको रीड करने के बाद आपको काफ़ी उसमें ईजिली वे में और काफ़ी ऑर्गेनाइज वे में वो क्वेश्चंस कराते थे आपको, तो उससे काफ़ी आसानी मिलती थी। तो ऑनलाइन तो आपको जोड़ना ही पड़ेगा, लेकिन कोशिश करिए ऑफलाइन भी थोड़ा हाँ। रहे बस, बाकी ठीक है। बट सर ऑनलाइन में बच्चे ना
बेसिकली डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। मीन वो पढ़ने के लिए फ़ोन उठा रहे हैं, लेकिन लगा कि भाई स्क्रॉल मैंने 5 मिनट तो 5-10 मिनट के चक्कर में 1 घंटे केवल इंस्टाग्राम में निकल जाते हैं, या तो अलग और भी चीज़ें सोशल मीडिया में। तो इससे बचे वो कैसे? पढ़ाई के लिए वो फ़ोन उठा रहा है बट डिस्ट्रैक्ट हो जा रहा है। पहला तो आपका इसमें क्या डेडिकेशन है, आपने राइट। किस रीजन से शुरू किया था। जैसे मैंने पहले बताया, ये तो आपका काम आने ही आने वाला है, उसके बावजूद भी डिस्ट्रैक्शन आ जाता है, ठीक है, ये मैं मानता हूँ। अब उसमें आपको क्या करना है, जैसे मैं जो करता था, अभी फ़िलहाल अगर आप फ़ोन से पढ़ रहे, लैपटॉप है आपके पास, कोशिश करिए लैपटॉप से पढ़िए। फ़ोन में सोशल मीडिया ऐप से मत रखिए। कोई ऐप्स रख रहे हैं उसको सेटिंग में जाके ऐप टाइम लिमिट लगा के रखिए। अब क्या है कि अगर आपके अंदर डेडिकेशन थोड़ा सा है तो आप इसको फॉलो कर ले जाओगे। कभी नहीं भी फॉलो होता है क्योंकि ब्रेक होना ही होना है 10 दिन में 15 दिन पे। राइट। उसमें ये नहीं करना है कि अभी ब्रेक हो गया तो ख़त्म कर देना है। अब पूरा दिन चला गया है तो चल गया है, एक बार धूल लग गई है तो अब कीचड़ भी लगा ही लेना है। ऐसा नहीं करना है। लग गई है, आप उठिए फिर से चालू करिए, क्योंकि ब्रेक तो आएगा। ये आप कह नहीं सकते हो कि लगातार आप पढ़ोगे, आपका माइंड बर्नआउट हो जाएगा। इसलिए प्रॉपर टाइम पे खुद से भी ब्रेक लेना ज़रूरी है। आप 1 वीक पढ़ रहे हो, एक दिन का एक टाइम का आप ब्रेक खुद निकाल लीजिए। कभी आप कहीं डिस्ट्रैक्ट हो जा रहे हो, समय लॉस हो जा रहा है, तो कोई नहीं, तुरंत आप अपने आप को वहाँ पे रोकिए, खुद को कोशिश करिए, शांत करिए, उसके बाद फिर से पढ़ने बैठ जाइए। तो ब्रेक तो होता रहेगा, लेकिन उसको डिस्ट्रैक्ट को कंट्रोल करने का रीजन है कि डिस्ट्रैक्शन आप कम से कम रखिए। ऐप्स को अनइंस्टॉल करिए, जितने सोशल मीडिया ऐप्स हैं जो आपको लगता है अननेसेसरी है। कुछ अगर आप अपने इंटरेस्ट के लिए रख भी रहे हैं तो उसको टाइम लिमिट लगा के रखिए। कोशिश करिए अगर आप पढ़ रहे हैं तो लैपटॉप से पढ़िए, फ़ोन को फिर दूर रखिए अपने से, नोटिफिकेशंस को ऑफ रखिए। काफ़ी ऐसे होते हैं चीज़ें जो आप कर सकते हैं जिससे डिस्ट्रैक्शन कम से कम हो सके। और कोशिश करिए अगर आपको कभी पढ़ने में नहीं मन लग रहा है, जैसे क्योंकि आप हमेशा पढ़ नहीं पाओगे, तो कभी कभी लगता है ना क्या पढ़ें, तो इससे अच्छा मोबाइल चला लेते हैं, उसमें आप कैलकुलेशन कर लीजिए, क्योंकि अभी कैलकुलेटर थोड़ा पूछ रहा है। जब कुछ ना पढ़ने का मन करे तो कैलकुलेशन कर लीजिए। सर ऐसे और भी जैसे बच्चे होते हैं जो तैयारी कर रहे हैं अभी, उनकी एक रेगुलर प्लान क्या होना चाहिए? डेली प्लान, जैसे जो एक्चुअल मतलब CHSL या तो CGL क्रैक करना चाह रहा है, उनके एक प्रॉपर तरीके से वे क्या होना चाहिए? एक्चुअल प्लान जैसे मतलब आप रूटीन रूटीन लाइक। दिन का रूटीन, हाँ। ये तो फिर वाइट डिपेंड इस पे भी कर जाएगा आप किस तरह के राइट। पर्सन हो। जैसे मैं नॉट कर रहा था, जैसे मैं रात को पढ़ रहा हूँ। आप एज ए अपने बेसिस पे बताइए, जैसे आपने जो किया था। हाँ, तो मैंने क्या किया था, मैं रात को पढ़ने में मेरे को आराम रहता है। ओके। सुबह मैं उठने वाला पर्सन हूँ नहीं, तो मैं रात को ही कोशिश करता था फिनिश करके। आप पहले एक अपना आपका गोल है कि SSC सीजन निकालना है, उसके लिए आप एक टाइमलाइन डिसाइड कर लीजिए कि इतने मंथ में मेरा कंप्लीट हो जाए। आप अपने स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग, कोई सब्जेक्ट आपका वीक है, कोई स्ट्रांग है, किसी और का वो वीक होगा, दूसरा स्ट्रांग होगा, तो आप अपने हिसाब से उसको शॉर्ट लिस्ट कर लीजिए कि मेरा ये सब्जेक्ट है, इतने सिलेबस हैं, मैं इतने मंथ में कवर कर सकता हूँ। फिर आप उसको वीकली तोड़ दीजिए कि इस वीक में इतना इतना मुझको करना होगा। जब वीकली आप तोड़ देंगे, आप आसानी से उसको डेली टारगेट में ले लेंगे। तो जैसे 5 दिन का है, 6 दिन का वीक, जैसे मान लो 7वें दिन में रिवीजन कर दिया, बाकी 6 दिन पढ़ रहे हो, तो उस दिन उसको डेली टारगेट रात को ही बना लिया। अब सुबह आप उसके मन में डाल लीजिए कि जब तक कंप्लीट नहीं कर लूँगा सोना नहीं है। लेकिन अब उस चक्कर में ऐसा टारगेट ना बनाइए कि जो पॉसिबल ना हो, कि अचीव ही ना हो दिन भर में। एक रीजनेबल टारगेट बनाइए और जब तक अचीव ना हो जाए तब तक सोइए मत। मेरा ये था, फिर मैं उसको बनाता था, सुबह उठता था, सुबह GS और इंग्लिश हो गया, दोपहर में थोड़ी नींद लगती है, तो नींद लगने के टाइम पे क्या करता था, मैथ्स को सॉल्व कर लिया, कैलकुलेशन कर लिया, उसके बाद मॉक टेस्ट दे लिए, फिर से जो सुबह दिया था उसका पूरा एनालिसिस मॉक वगैरह का कर लिया, फिर थोड़ा सा GS इंग्लिश ये कर लिया, और जब तक टारगेट कंप्लीट ना हो जाए तब तक आप जगह रहिए। सर आप अपने जॉब रोल के बारे में बताइए, जहाँ पे आप अभी काम कर रहे हैं, कैसे काम करना होता है, आप किसके मतलब क्या चीज़ें मतलब वहाँ पे प्रोवाइड करना होता है, ये सारी चीज़ें बताइए आप। ओके, तो जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही बताया कि GST थोड़ा सा डायनेमिक जॉब है, मोनोटोनस नहीं है। तो उसमें आपको ना हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता रहेगा। पहला तो ओके। GST चेंज होता जा रहा है, लगातार कुछ ना कुछ चेंजेस उसमें आते जा रहे हैं, तो इससे भी थोड़ा सा और डायनेमिक बना रहता है। तो इसमें क्या होता है कि अभी फ़िलहाल मेरा जो काम है वो कोई GST वगैरह के रजिस्ट्रेशन वगैरह का रिगार्डिंग काम रहता है। इसमें जैसे आपके GST में मैं आपको बता रहा हूँ काम होते क्या क्या है। कोई नया रजिस्ट्रेशन टैक्स पेयर का आ रहा है, उसको नया रजिस्ट्रेशन प्रोवाइड करना, और उसके बाद आपको इंस्पेक्शन पे जाना होता है, ऑडिट करनी होती है। किसी की इनवॉइसेस अगर आपको लग रहा है गलत है, और किसी ने ITC क्लेम होता है, इनपुट टैक्स क्रेडिट, ओके। वो मिसक्लेम किया हुआ है, उसके बाद आपको देखना होता है कहीं पे कोई फ्रॉड केसेस अगर आपको मिले हैं तो वहाँ पे आपको नोटिस जारी करना। तो बेसिकली GST का मेनली यही काम होता है। मेनली मेरा काम होता है कि GST बिजनेसेस जो हैं
वो जीएसटी लॉ को कंप्लाई करें, उसको ओके। उसके कंप्लायंस में रहें, उसके लॉ को ब्रेक ना हो। मेनली यही होता है कि जीएसटी टाइमली रिटर्न फाइल करें, आईटीसी क्लेम मिसयूज नहीं हो रहा है, डॉक्यूमेंट्स उनके अच्छे हैं। बेसिकली यही काम होता है मोटी मोटा। सर अभी ना जीएसटी या तो इनकम टैक्स या तो कोई भी डिपार्ट ऑफ द ब्यूरोक्रेसी यदि बात करें तो उसमें क्या होता है, एक मिसकंसेप्शन बना है लोगों का कि इसमें ये होता है, ये नहीं होना चाहिए। ऐसे क्यों, मतलब? मिसकंसेप्शन जीएसटी के रिगार्डिंग लोगों का क्या है ओके। कि ये काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, बल्कि इसको अन्य टैक्सेस को बदल के एक कर के रूप में लाया गया था, जैसे वैट, सर्विस टैक्स, अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ। ये सब इनके बदले एक कर लाया गया जीएसटी। तो इन रियलिटी ये काफ़ी इजी करने के लिए लाया गया, स्मूथ करने के लिए लाया गया। ओके। लोगों का पहला मिसकंसेप्शन कि ये कॉम्प्लिकेटेड है। दूसरों लोगों का क्या मिसकंसेप्शन रहता है कि जीएसटी से बर्डन बढ़ रहे हैं, ओके। बल्कि जीएसटी को कई कर के बदले एक कर लाया गया ताकि बर्डन घटे। आईटीसी क्लेम बिजनेसेस अपना कर सकते हैं, तो उनके लिए भी काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा रहा। इसको डिजिटल काफ़ी किया गया ताकि बिजनेसेस के लिए काफ़ी आसानी हो। और जब बिजनेसेस के ऊपर बर्डन नहीं रहेगा तो अल्टीमेटली जो इंड हमारा कंज्यूमर है उसके ऊपर भी वो टैक्स बर्डन घटता जाता है। तो जीएसटी का मेन ये दो मिसकंसेप्शन मेरे को जो लगा ये लोगों में रहता है कि ये कॉम्प्लिकेटेड है, नहीं, ये इजी है, इसको स्मूथ किया गया है। और बर्डन बढ़ाने नहीं, इसको घटाने के लिए बर्डन लाया गया था। ये बर्डन घटा रहा है, टैक्स बर्डन जो कंज्यूमर्स पे रहता था। हाँ सर, आप जैसे जीएसटी करना इंस्पेक्टर जिस समय आप बनना चाह रहे थे, आपके अंदर ऐसी कौन सी इंस्पिरेशन जाएगी जिससे आपको यही करना था, या तो आप अदर फील्ड में कभी स्विच नहीं किए? हाँ बिल्कुल, इसमें रीजन दो, पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों थे। ओके। तो पर्सनल रीजन्स भी थे, प्रोफेशनल भी थे। और जैसे कि अपने यूपी और बिहार साइड में क्या होता है, लोगों को गवर्नमेंट जॉब का चार्म काफ़ी ज़्यादा रहता है, फैमिली में भी रहता था। तो एक तो ये था कि यार सेल्फ डिपेंडेंट बनना है, और उसमें मतलब फिर देख के लगा हाँ यार गवर्नमेंट जॉब सही है। भैया ऑलरेडी सीजल तैयारी कर ही रहे थे, तो वहाँ से भी लगा हाँ यार सीजल वैसी सी पोस्टें हैं। फिर जब जाकर उसका जॉब प्रोफाइल मैंने देखा उसका, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि यार इसमें हाँ अच्छा काम किया जा सकता है, इसमें वैल्यू ऐड किया जा सकता है। तो वहाँ देख के काफ़ी अच्छा लगा। तो ऑलरेडी एक इंस्पिरेशन वहाँ से बन गई थी कि हाँ ये करना है। उसके बाद जो जॉब आपको प्रोफाइल दिखती है उसमें जो आपको जॉब रोल दिखता है, विभिन्न तरह के जो जॉब्स होते हैं उनमें अपने अलग अलग जॉब रोल होते हैं। तो कोई कोई जॉब रोल आपको काफ़ी ज़्यादा अटैच कर देता है कि हाँ यार ये जॉब रोल में मैं काफ़ी ज़्यादा अपना वैल्यू ऐड कर पाऊँगा, अपना बेस्ट दे पाऊँगा यहाँ पे। तो शुरू से ही इंस्पिरेशन रहा कि ये पर्टिकुलर मतलब इस फील्ड में मैं दे पाऊँगा, तो उसके लिए स्टार्ट कर दिया अच्छे से। जैसे सर आपने बताया अभी कि यूपी या बिहार में ये गवर्नमेंट जॉब का ज़्यादा बड़ा रोल होता है लाइफ में, ऐसा क्यों, मतलब? मैं चाहता हूँ मतलब इतना ना रहे ऐसा क्रेज, क्योंकि इस चक्कर हाँ। में क्या होता है अनएम्प्लॉयमेंट काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। ओके। हाँ हाँ। क्योंकि बच्चे तैयारी करते रहते हैं, वो 28 साल, 30 साल, 21 साल, 32 साल के होते होते तक लास्ट एंड तक अपना तैयारी करते रहते हैं। इसमें क्या होता है उनका जो गोल्डन पीरियड होता है एज ओके। का, हाँ। वो चला जाता है। आप प्रिपरेशन कर रहे हो सही है, लेकिन प्रिपरेशन के साथ ही अगर आपको लगे कि हाँ अभी थोड़ा सा टाइम जा रहा है, आप साइड बाय साइड कुछ ना और स्किल अपने अंदर ऐड करते रहिए। कुछ भी आप करिए, कुछ ऐड करिए, आपके पास एक ऑप्शन भी एटलीस्ट तैयार होगा। क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो गए हैं अपने यूपी बिहार में। होने का ये रीज़न होता है कि लोगों के अंदर गवर्नमेंट जॉब के लेके चार में पहले से ही बना हुआ पूरी था, फैमिली फैमिली मतलब जहाँ चाहती है, तक। रूरल परिवेश ज़्यादा है, और यही सब रीजन्स है। और लोगों को थोड़ा लगता है कि हाँ स्टेबिलिटी रिस्पेक्टिव जॉब एक रहेगी, तरह से। रेस्पेक्ट रहेगी, मेनली वो स्टेबिलिटी के लिए जाते हैं। ओके। रिस्क फैक्टर आ जाता है, लोग रिस्क लेना नहीं चाहते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली आप कॉर्पोरेट में जा रहे हो, अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, वहाँ पर रिस्क फैक्टर लोगों को लगता है ज़्यादा है। यहाँ पे क्या है कि स्टेबिलिटी मुझको मिल जाएगी, लाइफ वर्क बैलेंस मेरा अच्छा रहेगा, फ्रीक्वेंट ट्रांसफ़र से बच सकता हूँ। तो लोगों की मल्टीपल से रीजन्स होते हैं जिनकी वजह से वो सोचते हैं कि गवर्नमेंट जॉब ऑप्ट कर लें। ओके। मेरा मानना है कि गवर्नमेंट जॉब आप प्रिपरेशन करिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन साइड बाय साइड आप अपना कुछ स्किल भी ऐड करते रहिए कि कल को फ्यूचर में कुछ भी हो। इनकेस यदि क्योंकि ना हो। अनसर्टेन है चीज़ें, हाँ मैं चाहूँगा हो जाए, लेकिन सबका तो नहीं होने वाला है जितने लोग अप्लाई कर इतनी रहे टफ कंपटीशन एक हैं। तरह से यदि सबका तो देखा नहीं जाए होने तो। वाला है। और आप पे एज एक बार ख़त्म हो गया, एज फैक्टर आता ही आता है। आप 30 साल के हो गए और आपका सिलेक्शन अगर नहीं हुआ तो आपको कंसीडर करना ही पड़ जाता है। तो आप प्रिपरेशन करिए, स्टार्ट करिए, अच्छे से प्रिपरेशन स्टार्ट करिए। आप देखिए मेरा इसमें रोल, इसमें मेरी इंटरेस्ट है कि नहीं है। उसके बाद आप जब लगे आपको थोड़ा भी दिक्कत लगे, आपको साइड बाय साइड कुछ ना कुछ और स्किल अपना एक्वायर करते रहिए। वो ठीक रहता है आपके दृष्टिकोण से कि आप आगे के फ्यूचर के लिए। ओके। मतलब एज यदि देखें इतने टफ कंपटीशन है इस बार, जैसे एसएससी सीजीएल की ही बात करें तो अबाउट 3.7 मिलियन फॉर्म भरे थे, उसमें से अबाउट 21 लाख के आसपास
मतलब 37 एग्जाम दिए 38 लाख कंडक्ट I किए, think हाँ भरे थे। बेसिकली एग्जाम दिए। 14 लेकिन तब भी 18 मतलब लाख यदि है। देखा जाए सर 17,000 की वैकेंसी में इतने सारे मतलब एप्लीकेंट फील हुए हैं, क्या ये सबके लिए पॉसिबल तो नहीं हो पाएगा? हाँ बिल्कुल मतलब एक तरह से यदि देखा जाए तो लोगों को एक, जैसे आपने बताया कि अदर स्किल हमारे पास होना चाहिए। हम यदि गवर्नमेंट जॉब छोड़ के, यदि तैयारी छोड़ करके यदि 2 या 3 साल कोई अदर प्रोफेशनल या तो कोई अदर कोर्स करते हैं तो उसमें हम माहिर हासिल कर सकते हैं। तो ऐसे अभी बेसिकली लोग क्यों नहीं सोच रहे हैं? मतलब लोग उसके पीछे क्यों भाग रहे हैं? क्योंकि यदि देखा जाए तो 3.7 मिलियन बहुत बड़ी संख्या है ये, बट तब भी। इसके लिए मैं रीजंस आपको बताना चाहूँगा। पहला तो एक फैमिली रीजन हो जाता ओके। है करने का। हाँ दूसरा क्या होता है, बच्चों के मन में होता है मैंने अपने 3 साल अब डाल दिए हैं, हाँ अब राइट। इसके अलावा कुछ नहीं कर सकता हूँ, ओके हाँ यही करना है। तो ये वाली भी मतलब जिद मन में नहीं, करना यही है, हाँ। वो एक डिफरेंट चीज़ है। लेकिन ये आ जाता है कि नहीं यार अब यही हुआ तो हुआ वरना कुछ नहीं, तो ये वाली फीलिंग से हटना होगा। तीसरा जो सबसे मेन रीजन प्रेजेंट टाइम पे, सोशल मीडिया। सोशल मीडिया पे क्या है कि किसी ने कोई भी रील डाल दिया, ओके। आपका डेली लाइफ है, ठीक है, आप उसमें किसी के लाइफ का 10 सेकंड का क्लिप काट के उस पर लगा दे रहे हो। उस उतने लाइफ से वो बच्चा जज कर ले रहा है कि पूरी लाइफ इसकी ऐसी होगी या पूरी लाइफ ऐसे रहने वाली है, या मैं ये पा जाऊंगा तो मेरी पूरी लाइफ सेट है। तो इस तरह से अटैच हो जाने से ये दिक्कतें आती हैं। तो सोशल मीडिया से आप प्रभावित मत होइए। सर कभी आपको ऐसा लगा कि मतलब जिस समय आप तैयारी कर रहे हैं आपके पास भी डिस्ट्रैक्शन आया कि मेरे को ये नहीं करना, मेरे को ये करना है, नहीं ये नहीं करना, मेरे को ये करना है, कई सारे वहाँ पे आपके पास दिखते होंगे कि मेरे को ये करना है, इसमें मैं बेहतर कर सकता हूँ, बट आप मतलब कैसे किए वो डिस्ट्रैक्शन से कैसे बचे जिससे आप यहाँ तक आज? मेरे मन में ऐसा डिस्ट्रक्शन इस टाइप का नहीं है कि ये स्विच करके दूसरे तैयारी पे स्विच कर जाऊँ, लेकिन ओके। मेरे मन में ये पूरा क्लियर करता कि अगर 25 की एज तक नहीं हाँ। होता है ओके। तो मैं प्रिपरेशन तो जारी रखूँ, क्योंकि 25 तक मैंने अपना समय दे दिया है। अगर उसमें 3 साल 4 साल तो वो कहीं जाने वाला नहीं है, पैटर्न ओके। ड्रास्टिकली चेंज होने वाला नहीं है। तो अब मुझको उसमें मेहनत भी कम डालने की ज़रूरत है। अल्टीमेटली एग्जाम क्या होता है, आपके प्रेजेंस ऑफ माइंड, आपका कॉन्फिडेंस क्या है, उस दिन आपकी क्या मेंटल कंडीशन थी कि किस तरह से आप उस पेपर को अप्रोच किए, उन सब पे डिपेंड होता है। ऐसा नहीं है कि हो सकता हो आप काफ़ी ज़्यादा प्रिपेयर्ड हो, आपका निकलना चाहिए, लेकिन एग्जाम निकल जाए, ये डिफरेंट थिंग है पूरा। ओके। तो उसके लिए मेरा प्लान ये था 25 तक करना है, उसके बाद प्रिपरेशन को मैं स्टार्ट रखूँगा, लेकिन साइड बाय साइड में अपना कुछ ना कुछ स्किल कहीं ना कहीं किसी और फील्ड में अपना ट्राई करता रहूँगा, मेरा ये था। और वो वैसा डिस्ट्रैक्शन मेरे लाइफ में आया नहीं, कुछ एक दो डिस्ट्रैक्शन आए, लेकिन उसमें स्विच करने का मेरे मन में आया नहीं कभी। सो बच्चों के लिए क्या सजेस्ट करना चाहेंगे? बेसिकली बच्चे तो डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं ना अभी, जैसे मैं अपने खुद के बारे में बताऊं, जिस समय मैं सूरत आया तो कई सारे हमारे पास अपॉर्चुनिटी दिखती थी कि मेरे को ये करना है, बट एक पार्टिकुलर चीज़ पे फोकस नहीं कर पा रहा था कि ये मेरे को करना है। और यदि देखा जाए तो बिटवीन द एज ऑफ 18 to 21 ऐसे ही फ्लक्चुएट होते रहते कि मेरे को ये करना है, ये करना। तो उन बच्चों के लिए आप क्या सजेस्ट करना फ्लक्चुएट चाहेंगे? इतना होना नहीं चाहिए। आप कुछ डिसाइड करिए तो सोच समझ के डिसाइड करिए, और एक बार डिसाइड करिए तो उस पर स्टिक रहिए। ओके। और स्टिक रहने का सीधा रीज़न है कि कॉन्फिडेंस आपके अंदर होना चाहिए। कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब आपको नॉलेज होगा उस फील्ड का, उस चीज़ का। जब आपको उस फील्ड या उस चीज़ का नॉलेज होगा तो आपको पता होगा कि मेरे लिए डूएबल है कि नहीं है, तभी आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। और अगर आपको कॉन्फिडेंस रहेगा तो लो फील करोगे, आप डिस्ट्रैक्ट होगे, लेकिन अल्टीमेटली आप उस पर स्टिक रहोगे। आपको एक टाइम पीरियड उस पर लगाना पड़ेगा कि मुझको इतने में करना है। मीन डिसिप्लिन। हाँ, डिसिप्लिन आप तो करोगे, लेकिन साथ ही साथ आपको नॉलेज होना चाहिए ओके। किसी फील्ड का। एग्जाम प्रिपरेशन का नॉलेज अलग है, ओके। जो आप करने वाले हो, जिस लिए कर रहे हो, वो चीज़ क्या है, वो भी एक अलग चीज़ है। तो उसका भी नॉलेज होना चाहिए आपको, एग्जाम का भी नॉलेज होना चाहिए क्या क्या पूछते हैं। जब नॉलेज आपके अंदर होगा तो कॉन्फिडेंस आएगा, उसके बाद आप डिसिप्लिन रहोगे तो आपकी चीज़ें हो जाएंगी। वैसे आपको फ्लक्चुएट इतना नहीं करना चाहिए कि ये छोड़ के ये छोड़ के ये छोड़ के ये छोड़ के। कोई काम करिए, चुन के करिए, सोच समझ के करिए, चुनिए, और एक बार चुनिए तो उस पर स्टिक रहिए। इतना जल्दी मत करिए कि फ्लक्चुएट हो जाइए। तो सर आप जैसे भी जीएसटी इंस्पेक्टर है, इसमें कुछ प्रमोशन वगैरह भी होते हैं? बिल्कुल प्रमोशन होते हैं। आप ये स्टेट जोन टू जोन भी डिफरेंट होता है, डिपेंड करता है। अभी आप इंस्पेक्टर हो, फिर आपका प्रमोशन जो होगा वो आप सुपरिटेंडेंट बनोगे। ओके। उसके बाद वहाँ से फिर आप प्रमोट होते हो, असिस्टेंट कमिश्नर बनते हो। तो जनरली प्रमोशन का एस्पेक्ट रहता है, इंस्पेक्टर, सुपरिटेंडेंट, फिर असिस्टेंट कमिश्नर, फिर डिप्टी कमिश्नर, ऐसे ही प्रमोशन इसमें रहता है। प्रमोशन होते रहता है, लेकिन ये जोन टू जोन डिपेंड करता है। किसी किसी जोन में टाइम लग जाता है कि 10 साल 15 साल लग गए, किसी में 7 साल 8 साल लग गए। तो वो अपना जोन टू जोन डिपेंड करता है कि वहाँ पे पहले से कितने लोग हैं जिनका प्रमोशन होना बाकी है। तो प्रमोशन एस्पेक्ट इस पर डिपेंड करता है, जोन टू जोन। और सर जैसे
प्रमोशन के क्या कोई ड्यूरेशन होता है टाइम का, कि मतलब 2 साल के बाद या तो 3 साल के बाद? फिक्स ड्यूरेशन नहीं है उसमें, तो जोन टू जोन ही डिसाइड होता है। आपका जो प्रीवियस बैच है ओके। उसमें कितने लोग हैं, लास्ट प्रमोशन कब हुआ था, इन सारे फैक्टर पर डिपेंड करता है, इसीलिए ना जोन टू मतलब जोन जो डिफरेंट हो ऑलरेडी जाता आपसे है। पहले हैं उनका प्रमोशन सबसे पहले? हाँ, उनका प्रमोशन ओके पहले ही होगा। ओके तो उसमें क्या है कि आप किस जोन में आप हो सकता है आप एक्स जोन में हो, वहाँ पे आपके पिछले 2 बैच का प्रमोशन नहीं हुआ है तो पहले उनका होगा, आपका होगा। आप ओके। किसी वाई जोन में उसमें पिछले बैच का शिफ्ट नहीं हुआ है तो वहाँ आपका पहले हो जाएगा। तो ये डिपेंड करता है यहाँ पे जोन टू जोन। मतलब जो जितना जल्दी ज्वाइनिंग किया उनका प्रमोशन उतना ही जल्दी, मतलब ये पूरी वर्क के बेसिस पे नहीं कि हम इतना ज़्यादा काम किए इनके इस डिपार्ट के लिए, हाँ। उसके बेसिस पे नहीं है। ये आप पूछ रहे हो कि कौन किस ज्वाइन किया बैच में पहले, हाँ हाँ, इसके ऊपर डिपेंड इसके करता है। ऊपर डिपेंड जाहिर है करता है। इसमें गवर्नमेंट जॉब में ऐसे ही होता है ओके, जनरली। मेजरली ना। हाँ, पूरा यही होता है ऑलमोस्ट। सर जैसे आप गवर्नमेंट जॉब में आए हैं तो आपके जीवन में क्या परिवर्तन देखने को मिला? परिवर्तन दोनों रूप में देखने को मिला कि पहला परिवर्तन हो जाता है कि आप सेल्फ डिपेंडेंट हो जाते हो, ओके आप डिसीजन लेने लग जाते हो, ओके आपको अंदर से भी गुड फील होता है कि आप कुछ फैमिली के लिए कर रहे हो, अपने काम के लिए कुछ कर रहे हो और कुछ आप योगदान दे रहे हो, कि लोगों को भी आप बात कर रहे हो उनको अच्छा लग रहा है कि आप उनकी हेल्प कर पा रहे हो, वहाँ भी आपको अच्छा लगता है। और दूसरा कौन सा भी आ जाता है कि आप फैमिली से दूर रह रहे हो तो आपको थोड़ा सा लगता है नहीं पास में होते, तो बदलाव काफ़ी लेवल पे आ जाते हैं। आपके साथ साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपके ऊपर आ जाती है, फैमिली की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, तो बदलाव इस रूप में देखने को मिला है अभी फ़िलहाल तो। मतलब अभी अर्ली बेसिकली करियर मतलब है, कुछ चेंजेस है लाइफ में? काफ़ी चेंजेस आ जाते हैं, कुछ नहीं ओके भाई काफ़ी चेंजेस आ जाते हैं, मतलब कि अब आपके पास से फ्रीडम आ गई है। ओके पहले वो फ्रीडम होता नहीं है, यूपी बिहार में जनरली बच्चों को वैसे भी उतनी फ्रीडम नहीं होती है गाँव की, ठीक है पापा से घिरे हुए हैं, ठीक है अब आता है क्या फ्रीडम मिल जाता है, तो फ्रीडम में वो कुछ भी करना चाहते हैं, पैसे का भी फ्रीडम उनको मिल गया, फाइनेंशियल फ्रीडम भी मिल गया है। राइट। लेकिन साथ ही साथ क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको, और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपको अच्छी लगती है, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपकी आ गई है साथ में, लेकिन एक दुख भी होता है कि फैमिली से दूर है यार। वो डेली रहते थे मम्मी के हाथ के खाना खा रहे हैं, शाम को मिल रहे हैं, टहल रहे हैं, खेल रहे हैं। वैसे मैं कहूँगा आपने ये पॉइंट एक अच्छा रीच किया था चेंज वाले में, तो हॉबी को आप फिर भी बनाए रखिए अपने जॉब में, क्योंकि ओके भाई आपको लाइफ को इंटरेस्टिंग बनाए रखता है, तो उसको मत भूलिए। जॉब करिए ना करिए, कुछ हॉबीज होते हैं उनको बनाए रखिए, फ्रेंड्स आप अपने क्लोज रखिए अपने जो है। सर फाइनली आप वैसे बच्चों को, मतलब कुछ वैसे बच्चों के लिए सजेस्ट करना चाहेंगे जो तैयारी कर रहे हैं बट वो तब भी बेहतर नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि कई सारे जैसे लाइब्रेरी वगैरह कभी जाते हैं ना तो लगभग 10 सालों से कोई तैयारी कर रहा है या तो कोई 5 सालों से तैयारी कर रहा है। इसमें मतलब क्या चेंजेस करने की ज़रूरत है जिससे वो अपने लाइफ को चेंज कर सके? ओके, जो तैयारी कर रहे हैं अगर उनका हाँ नहीं हो रहा है नहीं हो तो रहा सबसे पहले आपको देखना पड़ता है आपका जो गोल है, ओके उसका जो डायरेक्शन है आपका करेक्ट होना चाहिए। क्योंकि आप कितनी भी मेहनत कर लो, अगर डायरेक्शन थोड़ा भी गलत है तो आप कर तो अच्छा रहे हो, हासिल भी बहुत कुछ कर रहे हो, लेकिन जिस चीज़ के लिए कर रहे हो वो चीज़ नहीं होने वाला है। तो आप एक बार उसको देखिए कि आपका जो डायरेक्शन है वो क्लियर है कि नहीं है, सही दिशा में आपकी मेहनत जा रही है कि नहीं जा रही है। उसके लिए आप कुछ टॉपर्स के फिर से, अगर कोई नए बच्चे हैं टॉपर्स के इंटरव्यू देखिए, और कुछ टीचर्स होते हैं आपको वहाँ पे पता लग जाएंगे, कॉमन कॉमन जो लगेंगे आप उनको देखिए, वहाँ से आपको पता लगेगा कि हाँ ये टीचर्स अच्छे हैं। अपडेट रहिए, डायरेक्शन आपका क्लियर होना चाहिए बेसिकली, ओके तभी आपका होगा। दूसरा जो सबसे ज़्यादा गलती लोग करते हैं कि वो, जैसे अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आपका माइंड बर्नआउट नहीं होना चाहिए, रिलैक्स होना चाहिए। आप 8 घंटे पढ़ रहे हो अगर, तो 1-2 घंटे निकालिए आप किसी हॉबी में, वो ही आपको मोटिवेशन देता है। आप अगर खुश हो वहाँ पे तो ऑलरेडी आपको मोटिवेशन देता है पढ़ने का। आप अगर 6 घंटे पढ़ रहे हो एज्यूम, तो आप क्रिकेट आपका खेलने का शौक है तो 1 घंटे खेलिए अच्छे से, इतना मतलब वो लोड लेके मत करिए। लाइफ के अंदर है ये करियर, ना कि करियर को ही आप सब कुछ हो बना लिए हो। ओके मतलब ये आपके प्रिपरेशन, आपके लाइफ के एक पार्ट है, उसको एज अ पार्ट की तरह लीजिए। डेडिकेटेड रहिए, अच्छे से पढ़िए, 6 घंटे पढ़िए, लेकिन फैमिली से कनेक्टेड रहिए। फ्रेंड ग्रुप मेरा, मैं जो करता हूँ मेरे लिमिटेड फ्रेंड ग्रुप है, उनको ओके लिमिट करके रखिए, लेकिन काफ़ी अच्छे हैं वो, तो उनसे भी जुड़े रहिए आप। उनसे भी आपको कभी लो फील हो रहा है तो आपको अच्छा फील कराएंगे, कोई गंदा लग रहा है फैमिली से बात कीजिए, वो भी सपोर्टिव आप करेंगे। साथ ही साथ कोई हॉबी रखिए, खेलने का है आपका, सिंगिंग का है, डांसिंग का है, कुछ आपको स्किल सीखने हैं, कराटे स्किल सीखने, कुछ भी करना हो आप एक हॉबी रखिए प्रिपरेशन में अपने टाइम पे बाद में भी। यही आपके लाइफ को, जर्नी को अच्छा बनाती है। अल्टीमेटली ये अच्छी जर्नी होनी चाहिए, आपको लगे कि आपने अपना दिया है वो खुशी से देने का हो, ऐसा ना हो कि पूरा प्रेशर लेकर के तैयारी कर रहे हैं, वो अच्छे से जाना चाहिए। तो बेसिकली यही, आप अच्छे से करिए, डेडिकेटेड रहिए,
कॉन्फिडेंट रहिए अपने प्रिपरेशन को लेकर, नॉलेज उसमें करिए, हेल्दी रहिए, एक्सरसाइज योगा कुछ कर पाइए करिए, खाना अच्छे से खाइए। बच्चे करते हैं वो स्किप करते हैं, मैं भी किया हूँ, मतलब ऐसा नहीं कहूँगा, होता है स्किप, बैचलर लाइफ ही ऐसी है, लेकिन आप उसमें हेल्दी रहने की कोशिश करिए। हॉबी 1-2 अपनाइए और डेडिकेट से लेके 6-7 महीने अच्छे डायरेक्शन में पढ़िए। 6-7 घंटा, 6-7 महीने आपको तुरंत क्लियर हो जाएगा क्या कैसे करना है। और इसके लिए आपको कुछ 1-2 आपको जब आप टॉपर्स वीडियो देखोगे तो आपको मिल जाएंगे पर्सनली। मुझको जैसे मिले थे शुभम सर हैं, शुभम जैन सर, उनसे आप अपडेट रह सकते हो। ऐसे मतलब आपको फिर मिल जाएगा, फिर आपको कोई दिक्कत है नहीं उसमें। आप प्रिपरेशन करिए 6-7 महीने, डेडिकेटेड रहिए, हेल्दी रहिए, कॉन्फिडेंट रहिए, और अपने फैमिली और क्लोज फ्रेंड से आप शेयर कर सकते हैं चीज़ों को। हॉबी 1-2 अपनाइए, यही है, हो जाएगा, कोई इसमें वो नहीं है। मतलब बेसिकली ऑनलाइन कंटेंट अवेलेबल है, यदि चाहेंगे तो आराम से कर सकते हैं। कंटेंट तो मतलब हमेशा पूरा मतलब है अवेलेबल अभी। रहता है, मतलब अवेलेबल रहेगा। आप अपने आप को उसके प्रेशर में मत डाल लीजिए, उससे क्या होता है अनड्यू प्रेशर आप मत लीजिए। ओके। एग्जाम का प्रेशर ऑलरेडी इतना है, आप अब उसमें अनड्यू प्रेशर कहाँ ले रहे हैं कि हद से ज़्यादा एक्सपेक्टेशन में आप आ जा रहे हो राइट। कि फैमिली एक्सपेक्ट कर रही है, ये अच्छी चीज़ है, चलो आप भी एक्सपेक्ट कर रहे हो अपने आप से क्योंकि मेहनत आप दिए हो, लेकिन उससे अनड्यू प्रेशर मत लीजिए। हॉबी अपनाइए, फैमिली शेयर करिए, इतना एक्सपेक्टेशन में मत जाइए, खुद से एक्सपेक्टेशन रखिए, मतलब उसके चक्कर में आप अपने ऊपर कोई अनड्यू प्रेशर मत दीजिए। चिल रह के अच्छे से पढ़ाई करिए, हो जाएगा। सीजीएल का मतलब एग्जामिनेशन जो है काफ़ी अच्छा है, मतलब अप डाउन आएंगे, फ्रस्ट्रेशन भी आएंगे, बेसिकली ऐसा नहीं है। परिस्थितियों से दबना नहीं है, परिस्थितियों को दाबना है। दाबना है, करेक्ट कह सकते हो। अब उसको दाबने के लिए आपको क्या क्या करना है, वो चीज़ें कई सारी चीज़ें हैं जो एज देयर रिस्पेक्टिव में वो कर सकते हैं। तो थैंक यू सर हमारे पॉडकास्ट में आने के लिए और आपके वैल्यूएबल टिप्स जिनसे बच्चे अपने आप में इम्प्रूव कर सकते हैं। सो थैंक यू बहुत बहुत थैंक यू। थैंक यू सो मच, आपसे भी मिलकर अच्छा लगा।